तो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा और कल्पना कर रहा हूँ कि आप सभी एकदम ठीक होंगे। आप सबकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो हम अपने एनसीईआरटी में वापस आते हैं साथियों और आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी में कक्षा 11th का जो हमारा अध्याय चल रहा था, उनके बारे में बात करेंगे। थोड़े बहुत कुछ पिछले अगर सवालों की बात करें या पिछले तथ्यों की बात करें तो साथियों हम पढ़ रहे थे एक भारतीय संविधान एक जीवन दस्तावेज कैसे है? जीवन दस्तावेज क्यों है? इनका कारण तो हमने पढ़ लिया था। इसके साथ ही हम ये भी पढ़ रहे थे कि आर्टिकल 368 क्यों महत्वपूर्ण है और आर्टिकल 368 का बी और सी क्या है? मतलब विशेष बहुमत क्या है और इसके साथ ही विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधे राज्यों वाला मामला क्या है? इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। इसके साथ ही साथियों पिछले में हमने ज़िक्र भी कर लिया था। मैं एक बार फिर ज़िक्र करना चाहता हूँ कि अगर जिस समय भी संविधान संशोधन विधेयक है तो उस समय संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती दोनों सदनों की जो 108 के तहत अनुच्छेद आर्टिकल 108 के तहत बुलाई जाती है और इसके साथ ही राष्ट्रपति भी पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। ये थोड़ा-सा महत्वपूर्ण है और ध्यान रखने योग्य चीज़ है। अगली बात है साथियों जैसा कि हम पढ़ रहे थे आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के ज़रिए अगर कोई संविधान संशोधन हो रहा है इसका मतलब वो संविधान संशोधन गणना में नहीं आएगा और इसके साथ ही आपने ये भी सोचा होगा कि 35वां और 36वां जो संविधान संशोधन है आर्टिकल 2(1) को लेकर या 2(a) को लेकर, तो वो संरक्षित राज्य के मामले में विशेष तरीके से अलग इसलिए किया गया था और 36वां वापस 2(a) को हटाने के लिए वापस इंदिरा गांधी के समय 1975 में किया गया। अब साथियों आज हम पढ़ेंगे जैसा कि एक बीच में अभी हाफ ईयरली में प्रश्न भी आया था कि भारतीय संविधान या फिर हमारी संसद है वो संप्रभु कैसे है? तो जैसा कि साथियों हम सबको पता है कि जनता का प्रतिनिधित्व करने मतलब भारतीय संविधान में अंतिम शक्ति किसके पास है? जनता और जनता उस जनता की अंतिम शक्ति का प्रयोग कौन करते हैं? जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। तो इसका मतलब ये है कि अगर संविधान संशोधन कोई भी करना है तो संविधान संशोधन आखिरकार पूर्ण कब होगा? जिस समय संसद के सदस्य उन्हें क्या करेंगे? जो भी है उनकी कंडीशन है, जो भी उनकी टर्म है वो उनको पूरा करते हुए अगर वो सफल बनाते हैं तो उसके बावजूद ही भारतीय संविधान संशोधन होगा, भारतीय संविधान का संशोधन होगा, तब तक नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में संसद एक संप्रभु है, संसद एक स्वतंत्र है क्योंकि अगर संसद के सदस्य या संसद का एक सदन भी अगर नहीं चाहता कि भई इस विधान संशो मतलब इस विधेयक को पास नहीं करना चाहता, तो वो विधेयक पास नहीं हो सकता। लेकिन याद रखिएगा वो विधेयक कैसा होना चाहिए? संविधान संशोधन विधेयक होना चाहिए। आज हम साथियों बात करेंगे कि संविधान संशोधन कितने प्रकार के होते हैं और हमने जो संविधान संशोधन किए, वो 105 संविधान संशोधन क्यों किए और कब-कब किए, किस तरीके से किए। तो जैसा कि हमने ये भी पढ़ा था कि अमेरिका में आज तक 27 विधान संशोधन हो चुके हैं, उसके बावजूद हिंदुस्तान में बहुत ही कम सालों में अगर हम बात करें तो 1950 से लगाकर हम 2022 तक 72 सालों में 105 विधान संशोधन हो चुके हैं। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा हमने इसका मतलब हमने बात पहले भी की कि हिंदुस्तान का संविधान एक कठोर और लचीले दोनों की विशेषता को लेकर चलता है और इसके साथ ही ज्यों-ज्यों समय की माँग आई और समय की माँग ने संविधान संशोधन के प्रति अपने कदम बढ़ाए और हमें आशाएँ जगाई मतलब सांसदों को आशाएँ जगाई, संसद के सदस्यों को ये मतलब अनुभव हुआ या उनको ऐसा लगा कि हमें संविधान संशोधन करना चाहिए और इसीलिए उन्होंने संविधान संशोधन किया जिसके कारण 105 संविधान संशोधन आज तक हमें मतलब ज्यों-ज्यों संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ी, त्यों-त्यों हमने संविधान संशोधनों को किया और जिसके कारण उनकी गणना कितनी हो गई 105। अब हम बात करेंगे साथियों 105 में से कुछ विशेष संविधान संशोधन है उनकी भी ज़िक्र करेंगे और उनके साथ ही कि संविधान सभा के क्या सभी सदस्य संविधान सभा के पक्ष में थे या भारतीय संविधान के पक्ष में थे? भारतीय संविधान ठीक तरीके से बनाया गया। साथियों अगर कोई 1-2 विरोध में होता है तो हम ये नहीं कह सकते विरोध में लेकिन कभी-कभार क्या होता है कि उन विरोधियों के बारे में भी जानना ज़रूरी है कि उनके मत क्या थे और उन्होंने विरोध किया तो क्यों किया? और इसके साथ ही न्यायपालिका ने भारतीय संविधान की रक्षा किस प्रकार की, इन सब बातों को हम अपने एपिसोड में पढ़ेंगे। तो चलिए साथियों आज हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में क्या? भारतीय संविधान संशोधन है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं और संविधान में संशोधन लिखें तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब साथियों हम अगर बात करूँ मैं
तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1951 में भी पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951। और उसी समय कौन सी नवीं अनुसूची जोड़ी गई साथियों? लैंड रिफॉर्म को लेकर थी। और 9th शेड्यूल, जैसा कि हम अगर पढ़ें तो अगर किसी भी विषय को नवीं अनुसूची में डाल दे तो उसके बाद न्यायपालिका उनके ऊपर हस्तक्षेप नहीं करेगी और नई विचार विमर्श करेगी। अब देखिए साथियों, 1951 में पहला संविधान संशोधन हो चुका था, उसके बाद संविधान संशोधन बढ़ते गए, लेकिन विशेष तो याद रखना 1970 से लगाकर 1970 से 1977 तक इंदिरा गांधी के शासनकाल में, इंदिरा गांधी के काल में सर्वाधिक संशोधन हुए। इंदिरा गांधी जी के काल में सर्वाधिक संशोधन हुए थे और कुछ संशोधन विवादास्पद भी रहे थे। अब कौन कौन से रहे थे वो भी बात करेंगे। और इसके साथ ही 2000 से लगाकर 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय भी लगभग 10 विधान संशोधन हुए, लगभग 10 विधान संशोधन हुए। उसके बाद आगे आने वाली सरकारों ने संविधान संशोधन की प्रक्रिया जारी रखी थी, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब लेकिन इतना जो सबसे ज्यादा अगर कोई संविधान संशोधन होते हैं वो किसके काल में होते हैं? वो इंदिरा गांधी जी के काल में होते हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें मतलब, और दूसरी बात मतलब विवादास्पद के तौर पर बात कर रहे हैं कि भाई सबसे ज्यादा। बाकी ऐसा अगर हम माने तो इससे पहले नेहरू जी के शासनकाल में भी काफी संविधान संशोधन हो चुके थे। और उसके बाद हम बात करें कि 2002 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार रही थी उस सरकार में भी लगभग 10, एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं है लेकिन फिर भी लगभग 10 के आसपास विधान संशोधन हुए थे, लगभग 10 विधान संशोधन। अब देखिए साथियों, उनके बाद 2004 में वापस चुनाव हुए लोकसभा के और एनडीए का गठबंधन टूट गया और यूपीए का नया गठबंधन बना। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के नाम से वो गठबंधन विख्यात होता है और मनमोहन सिंह देश के क्या बनते हैं? पहले सिख प्रधानमंत्री बनते हैं। अब साथियों क्या होता है कि ये संविधान संशोधनों का चक्र तो चलता रहता है। अब इनमें कौन कौन से संविधान संशोधन हुए, जिसमें से कुछ हम संविधान संशोधनों के बारे में जिक्र भी करेंगे। तो साथियों अगर मैं बात करूं तो हम लगभग 99 संविधान संशोधन से लेकर 104 तक के संविधान संशोधनों के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ ही हम अन्य संविधान संशोधनों की भी बात करेंगे, कौन से संविधान कौन से तरीकों में। इससे पहले अगर मैं बात कर लूं कि भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अगर प्रक्रिया लिखें या फिर ये भी कर सकते हैं, भारतीय संविधान संशोधन 3 रूपों में, कितने रूपों में? 3 रूपों में। भारतीय जो जितने भी आज तक जितने संविधान संशोधन हुए उन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया या 3 रूपों में विभाजित किया, जिसमें पहला रूप कौन सा है? पहला रूप है तकनीकी संविधान संशोधन, तकनीकी संशोधन। दूसरा है साथियों वो है आपके बाध्यकारी या संवैधानिक संवैधानिक ढांचे की व्याख्या से संबंधित। ठीक है साथियों, और इसके साथ ही तीसरा है वो है अपने राजनीतिक सहभागिता संबंध।
मोटे रूप से संविधान संशोधनों को आज तक जितने संविधान संशोधन हुए हैं उन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें पहला तकनीकी संविधान संशोधन है, दूसरा बाध्यकारी है और तीसरा है राजनीतिक। मेरे ख्याल से बाध्यकारी से ज्यादा उपयुक्त शब्द है संवैधानिक ढांचे की व्याख्या से संबंधित संविधान संशोधन, ये बेहतर रहेगा, क्योंकि इन शब्द को देखते हैं तो उस समय भी थोड़ा बहुत अटपटा लगता है, लेकिन इससे बेहतर शब्द ये है मुझे लगता है कि संवैधानिक ढांचे की व्याख्या कौन कौन से मामलों में हुई थी, और इसके साथ ही राजनीतिक सभा संबंधी संविधान संशोधन कौन कौन से हुए थे उनके संदर्भ में भी बात करेंगे। तो साथियों, बिना देरी किए अब चलते हैं हम पहले संविधान संशोधनों की और कौन कौन से प्रकार के वो तकनीकी संविधान संशोधन की बात करें हम, तो पहला हमारा यही रहेगा तकनीकी संविधान संशोधन में कौन कौन से। इससे पहले तकनीकी संविधान संशोधन है क्या? तकनीकी तो तकनीकी संविधान संशोधन वो संविधान है साथियों, या वे संविधान संशोधन है जिसमें क्या किया जाता है कि तथ्य कम ज्यादा किए जाते हैं या आगे पीछे किए जाते हैं, तकनीकी संविधान संशोधन। और कैसे तथ्य आगे पीछे किए जाते हैं, जैसे कि मान लो, कल्पना कीजिए, मैं उदाहरण दूं यहाँ, भाई उदाहरण ले लें हम, यहाँ उदाहरण देखेंगे, उदाहरण 1 15वां संविधान संशोधन, और 15वें संविधान संशोधन 15वां संविधान संशोधन 1960 के दशक में होता है। और क्या होता है 15वां संविधान संशोधन? 15वें संविधान संशोधन में कहा गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 करना। अब क्या किया गया? 15वां संविधान संशोधन हुआ 1960 के दशक में, और विशेष बात यह है कि जो उच्च न्यायालय है उनके मुख्य न्यायाधीशों की जो आयु थी सेवानिवृत्ति की, वो पहले 60 वर्ष थी, अब इनको बढ़ाकर क्या कर दिया गया? 60 से लगाकर आगे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 62 वर्ष। अब और हम साथियों अगर और बात करें इससे ज्यादा, तो फिर उसी तरीके से हम एक ऐसे बहुत सारे संविधान संशोधनों की बात कर सकते हैं, जैसे कि 91वां संविधान संशोधन जो दोनों में बात करता है। 91वें संविधान संशोधन की अगर हम बात करें साथियों, तो 91वां संविधान संशोधन एक ऐसा संशोधन है कि जो संवैधानिक, या हम बात करें कि राजनीतिक सहभागिता की भी बात करता है। कैसे बात करता है उनके बारे में भी जानेंगे। तो एक तो ये हो गया अपना 15वां संविधान संशोधन, उसके साथ ही हम बात करें 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन भी मुख्य रूप से अगर देखें तो उससे भी जुड़ता है अपने राजनीतिक सहभागिता से भी, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें क्या किया गया कि लोकसभा मतलब मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। मतदान की आयु 21 से घटाकर क्या कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। उसके साथ ही अगर हम और बात करें, जैसे कि 104वां संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन कब हुआ साथियों? तो 2019 दिसंबर 2019 में। और इसमें क्या हुआ? आरक्षण एससी व एसटी के आरक्षण को आगे बढ़ाया गया, 10 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया, 10 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया। अब देखिए साथियों, एक विशेष बात कि हम जो 104वां संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं, तो 104वां संविधान संशोधन दो चीजों से महत्वपूर्ण है। अब किन तरीकों से महत्वपूर्ण है, तो पहले बात सुन लीजिए। हम बात करें 104वें संविधान संशोधन की बात, तो हम पता करते हैं या हम देखते हैं कि जिस समय देश का संविधान लागू हुआ था उस समय बात की थी कि हिंदुस्तान में एससी और एसटी को राजनीतिक तौर पर आरक्षण दिया गया है, उनके लिए आरक्षित सीटें की गई है। एससी की 84 सीटें हैं तो एसटी की 47 सीटें दी गई, मतलब दोनों को, एससी और एसटी को
अलग अलग जनजातीय और अनुसूचित जाति दोनों को क्या दी गई, अलग अलग राजनीतिक क्षेत्र में सीटें दी गई। और उस समय लिखा गया था कि 10 वर्ष के लिए क्या किया जाएगा, इन सीटों को आगे 10 वर्ष तक तो ये सीटें हैं, उसके बाद अगर लगता है कि इनको बराबर मतलब कहने का मतलब है समानता मिल गई है तो इसे समाप्त कर दी जाएगी, और अगर नहीं देखा गया और ऐसा नहीं लगता है तो उन्हें आगे भी बढ़ा सकती है, ये संसद पर है। तो साथियों सबसे पहला संविधान संशोधन होता है आठवां। आठवां संविधान संशोधन होता है 1959 में। कब होता है? 1959 में। और इसे क्या कर दिया जाता है, 10 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष किया कर दिया जाता है, मतलब अगले 10 वर्ष कर दिया जाता है। उसी प्रकार 95वां संविधान संशोधन 2009, कौन सा? 95वां 2009 में। और 95वें संविधान संशोधन में भी इसे क्या कर दिया जाता, बढ़कर 60 से बढ़ाकर 70 कर दिया जाता, मतलब 10-10 वर्ष। देखो 69 में एक और हुआ, 59 के बाद 69 में हुआ, फिर 79 में हुआ, फिर 89 में हुआ, फिर 99 में हुआ, फिर 2009 में हुआ, और उसके बाद 2019 में हुआ। और 2019 वाला यही संविधान संशोधन है, कौन सा? 104वां संविधान संशोधन। ये सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है साथियों, याद रखिए, क्योंकि इसमें कुछ और नई बातें जोड़ी भी गई है, हटाई भी गई है। अब क्या नया जोड़ा गया है देखिए। अब मैं अगर एक संविधान संशोधन की बात करूं साथियों, तो 104वां ये संविधान संशोधन है, इसमें अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 331 व 333, इन दोनों को निष्प्रभावी किया। दोनों को क्या कर दिया? निष्प्रभावी। और निष्प्रभावी कैसे कर दिया? अब देखिए साथियों, जो आरक्षण की जो सीमा थी, आर्टिकल 334 में लिखा गया है कि आरक्षण, उसमें ही लिखा गया था 70 वर्ष, लेकिन अब आगे बढ़ाकर कितनी कर दी? 10 वर्ष और कर दी, तो इसमें प्लस कर दो, कितनी हो गई? 80 वर्ष। अब 80 वर्ष तक आरक्षण की सीमा आगे बढ़ाई जाएगी। 70 में 10 मिला दो, 80 हो गए। और इसके साथ ही इन दोनों को निष्प्रभावी किया गया कि लोकसभा में राष्ट्रपति दो क्या करता है? आंगन भारतीय मनोनीत करता है, आर्टिकल 361 के तहत। और इसमें दो करता है, कौन? मनोनीत कर राष्ट्रपति। और इसी के साथ ही मनोनीत आंगल भारतीय करता कौन है? राष्ट्रपति। और राज्य विधानसभाओं में कौन करता है? आर्टिकल 333 के तहत एक आंगल भारतीय, एक आंगन भारतीय। और कौन करता था? राज्यपाल। लेकिन अब इन दोनों अनुच्छेदों को क्या कर दिया गया? निष्प्रभावी कर दिया गया। इसे भी निष्प्रभावी कर दिया गया और इसे भी निष्प्रभावी कर दिया गया है। और उसके साथ ही आरक्षण की सीमा को 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया है। 25 जनवरी 2030 तक। बीच में आपको पता होगा आरक्षण समाप्ति की बात की गई थी कि भाई आरक्षण समाप्त किया जा रहा है या वो किया जा रहा है। उस समय लोगों ने आंदोलन भी किया थे, भीमसेना नाम के एक नए नए सैन्य संगठनों का गठन भी हुआ था साथियों। तो उस समय आरक्षण हटाने की बात की जा रही थी, वो केवल और केवल राजनीतिक आरक्षण के संदर्भ में बात की जा, वो भी बात ये नहीं की जा रही थी कि हटा रहे थे, केवल और केवल गुप्त सूचनाएं आ रही थी कुछ मामलों में। तो वो इसी आरक्षण की बात कर रहे थे, न कि नौकरियों के आरक्षण की। क्योंकि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में संशोधन करना बहुत कठिन काम होता है, बड़े दिक्कत की बात होती है। एक और साथियों मैं बात करूं, अगर हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 368 सी के तहत, मतलब विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधे राज्यों में, अगर आपको पूछ ले कि कौन कौन से संविधान संशोधन है जो आर्टिकल 368 सी के तहत होते हैं, तो उसमें बहुत सारे, जैसे कि आर्टिकल 54 और 55 जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल और निर्वाचन की विधि है, अगर उनमें संशोधन करना हो तो। इसके साथ ही राज्य की और अगर केंद्र की कार्यपालिका शक्तियों को बढ़ाना हो तो उसके संबंध में। इसके साथ ही हम अगर और बात करें, हमने उसमें भी जिक्र किया था आर्टिकल 368 स्वयं में भी अगर कोई संशोधन करना है तो भी मतलब कौन सी विधि से होगा? आर्टिकल 368 सी के साथ होगा। अब देखिए साथियों, ये तो अपने जो बात की हमने, ये है तकनीकी संविधान संशोधन। तकनीकी संविधान संशोधन के बाद हम बात करेंगे, वो बात करेंगे अपने कि संवैधानिक ढांचों को लेकर, या फिर बाध्यकारी, मैं बाध्यकारी भी कह सकता हूं, किताब पुस्तकों में दोनों नाम आए हुए हैं, लेकिन उपयुक्त है वो संवैधानिक ढांचे, ढांचे का व्याख्या, व्याख्या संबंधी संशोधन। अब देखिए,
ये जो अगर हम संवैधानिक ढांचे की व्याख्या संबंधी संशोधन की बात करें तो इसमें साथियों दो आर्टिकल आते हैं या दो संविधान संशोधन आते हैं। एक मैं बात करूं 99वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 99वां संविधान संशोधन। अब क्या है 99वां संविधान संशोधन, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। 99वां संविधान संशोधन है कॉलेजियम को समाप्त किया जा रहा है, कॉलेजियम की समाप्ति। और कॉलेजियम क्या है भाई? कॉलेजियम ये है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों की और इसके साथ ही उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में कॉलेजियम प्रणाली है, 1993 से लगातार चली आ रही है, मतलब लगातार ये चल रही है। 99वां संविधान संशोधन 2015 में किया गया था और इस संशोधन के तहत क्या किया गया, इसे क्या समाप्त किया गया, कॉलेजियम प्रणाली, और इसके स्थान पर समाप्ति तथा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन, न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन, आयोग का गठन। लेकिन क्या किया गया, बात वैसे भी ऊपर लिखी है कि संवैधानिक ढांचे से संबंधी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक ढांचे को मामले, अब क्या है संवैधानिक ढांचे का मामला, ये भी हम केशवानंद भारती विवाद इसी में अपने अगले एपिसोड, मतलब अभी अभी हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले ये थोड़ा सा ध्यान रखना, 2015 में ही इसे लागू किया गया और 2015 में ही 99वें संविधान संशोधन को क्या कर दिया गया, निष्प्रभावी कर दिया गया। 99वां संविधान संशोधन या 99वें संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने, मैं ऐसे लिख रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के या संवैधानिक ढांचे के खिलाफ मानते हुए निष्प्रभावी कर दिया। आपको साथियों पता होगा मतलब पंडित जवाहरलाल नहीं, माफ कीजिएगा, अगर आपको पता है तो 2014 में सरकार बनती है नरेंद्र भाई मोदी की, और ज्यों ही 2014 में सरकार आती है, सरकार आते ही सबसे पहला ये 99वां संविधान संशोधन ही करती है। नरेंद्र मोदी जी का किया गया या नरेंद्र मोदी की सरकार जो पहला संशोधन करती है वो 99वां संविधान संशोधन है, लेकिन इसे भी क्या कर दिया जाता है, संवैधानिक ढांचे के खिलाफ मानते हुए निष्प्रभावी कर दिया जाता है। इसके साथ एक और बात आती है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन क्या है भाई? 44वां संविधान संशोधन और कब हुआ? 1978 में, और इसके तहत क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया। अब देखिए, संपत्ति के अधिकार को मैं यहां लिख रहा हूं समाप्त किया, लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया गया। संपत्ति के अधिकार को कानूनी, मतलब मौलिक अधिकारों से हटा करके इसमें डाल दिया गया कानूनी अधिकार में। और वो कौन सा आर्टिकल है कानूनी अधिकार वाला आज भी? तो वो आर्टिकल है 301 में या 300 क में है। और इसके साथ ही अगर आपको बात करनी अंग्रेजी में लिखा है तो 300A ये मत कर देना साथियों, 300A ये करना, क्योंकि स्मॉल है इसका मतलब है कि मूल संविधान में लिखा गया, और कैपिटल है इसका मतलब है कि बाद में संशोधन करके जोड़ा गया। एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जो संपत्ति का अधिकार था वो कौन से आर्टिकल में था, तो एक तो था 19 में, अपने 19(6) में, और इसके साथ ही ये अनुच्छेद 19(6), और एक अनुच्छेद था 31 में। तो इन दोनों अनुच्छेदों में क्या कर दिया गया, संशोधन कर दिया गया। और इनके कौन से संविधान संशोधन से, तो 44वां संविधान संशोधन। तो ये भी थोड़ा साथियों ध्यान रखना, ये संवैधानिक ढांचे की व्याख्या से संबंधित संविधान संशोधन थे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ये संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है, कहीं न कहीं जो संविधान निर्माता थे उनकी बातों के विपरीत है ये संविधान संशोधन। इसके लिए मतलब 99वां संविधान संशोधन क्या कर लिया गया, समाप्त कर लिया गया। और 44वां संविधान संशोधन वाले इसमें मूल ढांचे में कैसे आया, तो हम ये अभी जिक्र करेंगे। 24 अप्रैल 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला विवाद है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर सरकार चाहे तो संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर सकती है, क्योंकि ये मूल ढांचे के मतलब विरुद्ध या मूल ढांचे के अंतर्गत नहीं आती है। चलिए साथियों, अब अगला है राजनीतिक सहभागिता
वाले संशोधन। कौन से संशोधन? राजनीतिक सहभागिता वाले संशोधन। कौन कौन से हैं राजनीतिक सहभागिता वाले संशोधन? तो मैं अगर एक बात करूं राजनीतिक सहभागिता वाले संशोधनों में, तो एक बात आएगी साथियों अपने आर्टिकल 54। क्या है आर्टिकल 54? आर्टिकल माफ कीजिए, संविधान संशोधन 54वां। और क्या है 54वां संविधान संशोधन? 54वां संविधान संशोधन है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की क्या की गई? वेतन में वृद्धि करने का अधिकार किसे दिया गया? संसद को दिया गया। तो लिख दें राजनीतिक सहभागिता वाले संशोधन। कौन से संशोधन? राजनीतिक सहभागिता वाले। और ये राजनीतिक सहभागिता वाले में अगर हम पहले से मतलब एक बात करें, अगर उदाहरण लें, तो उदाहरण संख्या 1 में हम बात करेंगे 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन क्या किया गया? लोकसभा या सीधे ही लिख दें मंत्री परिषद की संख्या को सीमित किया गया। मंत्री परिषद की संख्या को, मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया। और सीमित करके कितना किया? सीमित किया गया। मैं यहाँ मंत्री परिषद लिख रहा हूं, तो मंत्रियों मतलब मंत्रियों की ही होती है मंत्री परिषद, लेकिन इसके लिए अगर उपयुक्त शब्द ढूंढे तो फिर मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया। और कितना किया गया? तो 15%। कितने प्रतिशत? 15। तो 15 किसकी होगी? तो लोकसभा के सदस्यों की। अब लोकसभा में टोटल कितने कितने सदस्य हैं? मान लो 545 सदस्य हैं, तो 545 सदस्यों के 15% क्या होंगे? मंत्री होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। लगभग 82 आंकड़ा आता है 545 में से। और इसके साथ ही राज्य विधानसभाओं में भी 15%, लेकिन जिन राज्य विधानसभाओं में 40 से कम अगर सीटें हैं तो उनके लिए 12% क्या की गई है? निश्चित की गई है। वहीं दिल्ली में अभी मेरे ख्याल से 7 मंत्री है। तो ये एक तो 91वां संविधान संशोधन है, ये राजनीतिक आधार पर है। उसके साथ 61वें संविधान संशोधन का जिक्र करें तो वो भी राजनीतिक सहभागिता वाले संशोधन में आ सकता है। उसी प्रकार 52वां संविधान संशोधन है, 52वां संविधान संशोधन। क्या है भाई 52वां संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन की बात करें, ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में होता है और ये दल बदल कानून को लेकर है। दल बदल कानून को लेकर, इसमें दल बदल कानून लेके आए कि भाई लोगों के दल बदल के खिलाफ क्या किया गया? रोक लगाई गई। और इसके साथ ही 10वीं अनुसूची जोड़ी। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची। और इसके साथ ही अगर हम और बात करें तो साथियों 73वां व 74वां संविधान संशोधन। उसके साथ ही 73वें में क्या है? स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय, और स्थानीय निकाय में मतलब ग्रामीण क्षेत्र, पंचायती राज वाला। और फिर 74वें में भी स्थानीय निकाय, लेकिन कौन सा? शहरी क्षेत्र। 74वां 1972-73, ये 72, ये 1973। और इसमें क्या है? शहरी निकाय। ये भी किसके हैं? राजनीतिक मतलब सहभागिता के हैं। इसमें 18 विषय और 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। और ऊपर अगर ध्यान दे दिया जाए साथियों तो 73वें में कितने? 29 विषय और कौन सी? 11वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची। ये भी थोड़ा याद रखना। तो हमने दो ठीक तरीके से ये 4 उदाहरण ले लिए, 4 में से आप कोई भी 1-2 याद रखना, क्योंकि ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार आज तक जितने भी संविधान संशोधन है उन संविधान संशोधनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 3 भाग? पहला तकनीकी पढ़ा हमने, दूसरा संवैधानिक के मूल ढांचे के आधार पर जो भी है, और तीसरा पढ़ा हमने राजनीतिक सहभागिता वाले संशोधन। अब हम साथियों बात करेंगे, वो ये बात करेंगे कि कुछ ऐसे संविधान संशोधन रहे जैसा कि
हमेशा ध्यान रखना संविधान संशोधन विवादास्पद तो नहीं हो सकते, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ संविधान संशोधन ऐसे रहे जो विवादास्पद है, जो इंदिरा गांधी के सरकार में हुए थे। सबसे ज्यादा या सर्वाधिक अगर विवादास्पद कोई संविधान संशोधन है तो वो है 42वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां। तो हम यहाँ अलग से जिक्र कर रहे हैं 42वें संविधान संशोधन का। विवादास्पद संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, विवादास्पद ये संविधान संशोधन है। कौन सा? 42वां। और कब हुआ? 1976 में। क्या हुआ? लगभग 51 अनुच्छेदों में, 51 अनुच्छेदों में संशोधन। कितने अनुच्छेदों में संशोधन? 51 अनुच्छेदों में संशोधन। अब सुनिए साथियों, अब 51 मतलब केवल 51 में अनुच्छेद में संशोधन नहीं, 51 अनुच्छेदों में संशोधन किए गए। एक तो 7वीं अनुसूची में, अनुसूची में संशोधन। और ये 7वीं अनुसूची का संशोधन किससे होता है? कम से कम आधे राज्यों वाला आर्टिकल 368 से। और इसके साथ ही और किया गया, मतलब एक तो 7वीं अनुसूची वाला, एक किया गया लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया। कितने वर्ष? 6 वर्ष किया गया। और क्या गया? प्रस्तावना में संशोधन किया गया, प्रस्तावना में संशोधन। और कितने शब्द जोड़े? संशोधन कर 3 नए शब्द जोड़े, 3 नए शब्द जोड़े। और 3 नए शब्द कौन से जोड़े? 3 नए शब्द जोड़े थे, जिसका पहला था, अगर हम बात करें तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी। भले ही समाजवादी ऊपर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे कैसे भी लिखो, लेकिन हाँ कभी कभार क्रम में पूछा जा सकता है। तो उसमें हम पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्र, मतलब समाजवादी, फिर उसके बाद पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की क्या करते हैं, स्थापना के बारे में बात की गई है। तो अगर पहली बात अगर क्रमवार पूछे तो पहला समाजवादी है, फिर है पंथ निरपेक्ष। और अगर मैं यही करूं उल्टा तो कर सकता हूं, ये 1 नंबर ये 2 नंबर, और फिर 3 नंबर कौन सा है? अखंडता। इन तीनों शब्दों को क्या किया गया? जोड़ा गया। और इसके साथ ही ये 42वां संविधान संशोधन है, जिसमें भारतीय संविधान में एक नया आर्टिकल और नया भाग जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 का। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, या मूल कर्तव्य? मूल कर्तव्य कितने? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। और कौन सा भाग जोड़ा गया? और ये कौन से भाग में? 4 का में, अनुच्छेद 51 का और भाग 4 का। इसी तरीके से बहुत सारे और इसी आर्टिकल के तहत, मतलब इसी संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया? संविधान संशोधन किया गया। और इसीलिए इस संविधान संशोधन ये मतलब आपातकाल की स्थिति में किया गया था, इसीलिए इसे विवादास्पद संविधान संशोधन कहते हैं, जिसमें सर्वाधिक विवाद की बात यही थी कि लोकसभा के कार्यकाल को कितना कर दिया गया? 6 वर्ष। और न्यायपालिका पर भी पाबंदियां लगाई गई। तो इन सभी बातों को लेकर, हालांकि जो 42वां संविधान संशोधन था, इसमें जो जो काम किए गए, 38वां, 39वां और 42वां संविधान, मतलब 40, 41, 42 संविधान संशोधन में जो जो इंदिरा गांधी ने संविधान की मूल बातों को पलट कर लिखा गया था, उन सबको वापस पूर्ववत कर दिया गया। किसमें? 43वें व 44वें संविधान संशोधन में, 43वें व 44वें संशोधन में। और ये कब होते हैं साथियों? ये 1978 में होते हैं। और कौन करते हैं? मोरारजी देसाई करते हैं। मोरारजी देसाई का स्टेटमेंट यही है कि जिस समय प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने पहले यही कहा था कि इंदिरा गांधी के सरकार ने जो जो काम किया, मैं उन सब का क्या करूंगा? विपरीत करूंगा, उन सब कामों को क्या करूंगा? वापस समाप्त करूंगा। तो खैर ये है अपने 51वां संविधान, मतलब अपने 42वां संविधान संशोधन। अब साथियों हम एक और बात करें, छोटी सी बात है हमारी। बात यह है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की भी सरकार चल रही है, और वो सरकार कितने संविधान संशोधन कर चुकी है, क्या कर चुकी है, उसके संदर्भ में भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि 104वां संविधान संशोधन है, इसके अलावा भी तो बहुत सारे संविधान संशोधन, अब कौन कौन से संविधान संशोधन वर्तमान की सरकार कर रही थी या उन्होंने किए? हम बात करें, एक तो 99,
जिसकी जिक्र 2000 मतलब 15 में इसका जिक्र हमने कर लिया। फिर 100वां इसका अभी कर लेंगे, ये भी 2015। उसके बाद 101वां ये भी 2016 में। उसके बाद 102वां 2018, 103वां 2019 और फिर 104वां 2019 है और इसके साथ ही 105वां अभी मेरे ख्याल से 2021-22 है। मतलब 2021 के लास्ट में क्या, या तो या 22 के फर्स्ट में, 21 में क्या होगा, मुझे ऐसा ही लगता है। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बावजूद भी कितने संविधान संशोधन कर चुकी है? 99वां, 100वां, 101वां, 102वां, 103वां, 104 और 5 तो ये हो गए, 5 और 2 7 तो मतलब मोदी जी के कार्यकाल में भी हो गए हैं। और आज तक अंतिम मतलब अगर आज की डेट तक देखें तो अंतिम कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? 105। तो 99वां तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को लेकर था, निरस्त कर दिया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। 100वां संविधान संशोधन है बांग्लादेश व भारत, बांग्लादेश व भारत के भू गलियारे को लेकर, भारत के भू गलियारे को लेकर। किसको लेकर है? कि बांग्लादेश और भारत की जो सीमा विवाद था, उस सीमा विवाद को लेकर कौन सा संविधान संशोधन किया? 100वां संविधान संशोधन। फिर उसके बाद है 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन वो है साथियों अपने जीएसटी से संबंधित, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये किसे 2016 में लागू किया गया। और 101वां संविधान संशोधन है वस्तु एवं सेवा कर। इसके साथ ही 102वां संविधान संशोधन है वो है अपने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग को क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। और कौन से अनुच्छेद मतलब कौन से संविधान संशोधन के तहत? 102 के तहत। और इसी का विपरीत है 105वां, ये याद रखना। 102 में जो जो संशोधन किए गए उसकी कुछ कुछ बातों को वापस परिवर्तन किया गया और वो 105वां संविधान संशोधन है। अब 103वां वो है स्वर्ण जातीय आरक्षण, स्वर्ण जातीय आरक्षण। और स्वर्ण जातीय आरक्षण कह दो या फिर ईडब्ल्यूएस कह दो, ईडब्ल्यूएस। इन स्वर्ण जाति मतलब लोगों को, मतलब ये सामान्य जो लोग है कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी के, उन जातियों को क्या दिया गया? आरक्षण दिया गया। किसमें? आर्थिक आधार पर दिया गया, मतलब इकोनॉमी विकर्स के आधार पर, कि भाई आर्थिक आधार पर ये लोग क्या है, कमजोर हैं, इनके लिए इनको क्या दिया जाए? सामान्य वर्ग को आरक्षण दिया जाए। सवर्ण लिखें या फिर सामान्य जातियां, सामान्य वर्ग लिख दें यहाँ पे, उससे बेहतर होगा। सामान्य वर्ग को आरक्षण, ठीक है। और इसके साथ 104वां संविधान संशोधन कब हुआ साथियों? 2019 में। और इसमें क्या किया गया? इसका जिक्र हमने अभी कर लिया था कि आरक्षण की सीमा को 10 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया। अब इसकी संख्या कितनी हो, मतलब सीमा बढ़कर कितनी हो गई है कि 25 जनवरी 2030 तक। एक साथियों थोड़ा आरक्षण वाला याद रखना, हम अगर बात करेंगे आरक्षण की अभी, तो अगर एससी का जो आरक्षण है वो है, एससी को 15% है। और वहीं मतलब भारत में केंद्र के आधार पर सीटों में, और एसटी को है क्योंकि इनकी जितनी जनसंख्या है उनके आधार पर इनको आरक्षण दिया गया, वो है 7.5%। ओबीसी को आरक्षण है वो है अपने 27%। ओबीसी की दो अलग अलग वह है। और उसके बाद एक तय किया गया कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। तो इन तीनों को मिलाकर अगर इन तीनों की जोड़ करें तो आरक्षण कितना हो जाता है? लगभग 49.5 हो जाता है। इतना तो हो जाता है। और 50 से अधिक की बात की, लेकिन उसमें लिखा गया कि विशेष परिस्थितियां है तो आरक्षण को अधिक बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में 69% आरक्षण है। कितना है? 69% आरक्षण। अब आर्टिकल 103 जोड़ लीजिए, 10% सामान्य लोगों को आरक्षण है। इसका मतलब है अभी सामान्य आरक्षण भी कितना पहुंच गया है? 59.5% आरक्षण पहुंच गया है। और 103वां जो संविधान संशोधन है, ये 5 लोगों की जो खंडपीठ बैठी थी, मतलब संवैधानिक पीठ बैठी थी इसे ईडब्ल्यूएस को लेकर, और उसमें मुख्य न्यायाधीश, पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी इनके पक्ष में नहीं थे, विपक्ष में थे। मतलब 2-3 से फैसला आया, लेकिन फैसला किसके पक्ष में था? ईडब्ल्यूएस के पक्ष में था। लेकिन उसके बावजूद भी देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, वो इस फैसले के विपक्ष में थे। मतलब उन्होंने कहा था कि ईडब्ल्यूएस नहीं होना चाहिए।
तो उन्होंने कहा कि भाई सरकार ईडब्ल्यूएस दे, इससे अच्छा तो ये है कि सरकार उनको मतलब शिक्षा के क्षेत्र में अलग से छात्रवृत्तियां प्रदान करके भी लोगों को क्या कर सकती है, शिक्षित कर सकती है। अब साथियों ये तो बात है हमारे संविधानों की, संविधान संशोधनों की। अब शेष बात रही है कि संविधान समीक्षा आयोग क्या है। कौन सा आयोग? संविधान समीक्षा आयोग। पहला संविधान समीक्षा आयोग का गठन कब हुआ साथियों? तो संविधान समीक्षा आयोग का गठन होता है 2000। और इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मतलब मुख्य न्यायाधीश, जिनका नाम है न्यायमूर्ति वेंकटचलैया। इसीलिए इस आयोग का नाम वेंकटचलैया आयोग भी है। और इसने क्या कहा था कि मूल ढांचे की बात की गई थी, मूल ढांचे के पक्षधर। इन्होंने कहा था जो मूल ढांचे की बात है वो मूल ढांचे की बात सही है, और कौन सा मूल ढांचा होगा वो हम समय आने पर क्या कर देंगे, बता देंगे। और इसके साथ इन्होंने कहा था कि जो आरक्षण है 50% वो भी ठीक है, इससे ज्यादा आरक्षण भी नहीं होना चाहिए। तो ये संविधान समीक्षा आयोग, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखिए मूल ढांचे वाली बात कब आई। जैसा कि साथियों हमने पूर्व के एपिसोड में अगर आपने देखा है, अगर हमारे पूर्व वीडियो में देखा है आपने, तो उसमें भी हमने बात की थी कि 24 अप्रैल 1973 की भारत सरकार की आज तक की भारतीय संविधान की या न्यायालय की सबसे बड़ी खंडपीठ बैठती है, मतलब न्यायाधीशों की संख्या बैठती है, जिसमें 13 न्यायाधीश बैठते हैं। और उन 13 न्यायाधीश वे मिलकर क्या करते हैं, वे 13 न्यायाधीश मिलकर 7-6 से क्या सुनाते हैं, फैसला सुनाते हैं। और ये यही फैसला है वो और उसी समय केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के नाम से ये फैसला था। और उसमें ही सुनाया गया था कि भाई मूल ढांचा क्या होना चाहिए, भाई संविधान के मूल ढांचे की रक्षा की जानी चाहिए। और उन्होंने संविधान की भाषा को नहीं पढ़ा, लेकिन संविधान की आत्मा को पढ़कर संविधान की क्या की, रक्षा की। और इस प्रकार उन्होंने मूल ढांचे की बात करते हुए भी भारतीय संविधान को एक जीवन दस्तावेज के तौर पर रखने के लिए भी अहम भूमिका सर्वोच्च न्यायालय ने निभाई। अब साथियों अगली बात है, और अगली बात ये है हमारी कि ये सब होने के बावजूद भी हम, जैसे कि हमने अब लास्ट में प्रश्न, जैसा कि जो पहले प्रश्न था हमारा कि जीवन दस्तावेज कैसे है, तो अब अगर उसकी बात करें तो हम कह सकते हैं कि जीवन दस्तावेज में नंबर 1 तो वही है कि भारतीय संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता। नंबर 2 है कि संविधान राजनीतिक और सामाजिक दोनों तौर पर सक्षम बनाया गया है। तीसरी बात ये कर सकते हैं कि भारतीय संविधान को भविष्य दृष्टा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। चौथी बात हम ये कर सकते हैं कि संविधान में संशोधन की शक्ति को देकर भी भारतीय संविधान को जीवंत बनाया गया है। और पांचवी बात हम कर सकते हैं, कौन सी बात, हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का संविधान एक लचीला संविधान है, जिसमें अगर कोई भी चीज ठीक नहीं है या उसकी जगह परिवर्तन करना है या नई जोड़नी है या हटानी है, तो उसके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। जैसे कि B.R. अम्बेडकर ने कहा कि अगर आपको संविधान अच्छा नहीं लगा है तो आपको 2/3 बहुमत की क्या है, आवश्यकता है। अब देखिए साथियों, इन सब कारणों से, इन सब तथ्यों से हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का संविधान एक बंद डिब्बे की भांति या एक छोटे से कूप की भांति न होकर एक वृहद क्या है, समुद्र की भांति है। और वो क्या कर रहा है, आज भी एक बंद किताब न बनकर एक खुली पुस्तक की तरह है, जो भारतीय जनमानस की एक एक व्यक्ति के मस्तिष्क में अपनी बात को रख रहा है और अपनी जीवंतता का प्रदर्शन कर रहा है। अब ये सब होने के बावजूद भी संविधान सभा के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लक्ष्मी नारायण साहू। क्या नाम था? लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण साहू है। ये जो हिंदुस्तान का संविधान बना था, इन संविधान के पक्ष में नहीं थे, विपक्ष में थे। मतलब संविधान को ये मान रहे थे कि हमारी जो इच्छा थी या जो भारतीयों की इच्छा थी या भारतीय जैसा चाह रहे थे वैसा संविधान नहीं बना। और इन्होंने यहाँ तक कहा था कि जो ये आज हम संविधान अपना रहे हैं, ये संविधान लंबे समय तक नहीं है, नहीं चलेगा। ये ना तो भारतीय संस्कृति और ना भारतीयों के दायित्व और ना भारतीय के सपनों को साकार कर रहा है। और कुछ समय चलने के बाद ये संविधान क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये संविधान आगे नहीं चल पाएगा, ये ठप हो जाएगा संविधान। तो ऐसा करके लक्ष्मी नारायण साहू के भी संविधान के विरोध में भी विचार थे। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि लगातार हिंदुस्तान का संविधान एक बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। और न्यायपालिका की कहो या सरकारों की कहो, उसकी या संसद की कहो, उनकी भी बहुत बेहतरीन भूमिका है इसे जीवित रखने में। तो हम कह सकते हैं कि लक्ष्मी नारायण साहू जैसे लोगों के विचार आज
उन विचारों का भारतीय संविधान ने और वर्तमान की सरकारों या वर्तमान की न्यायपालिका ने क्या कर दिया है, खंडित करते हुए हमारे सामने ये साक्ष्य पेश कर दिए हैं कि हिंदुस्तान का संविधान था वो एक जीवन दस्तावेज था, है और रहेगा। तो इसी के साथ ही साथियों आज की हमारी बात पूरी होती है। हम बहुत ही जल्द मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।